हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में बहुत स्वागत है। 4th सेमेस्टर में आपको अर्थशास्त्र में जो पेपर पढ़ना है उसका नाम है मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व। इसको बोलते हैं मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मुद्रा, जो आपका पहला सिलेबस है वो है मुद्रा। मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि मुद्रा जो है एक बहुत बड़ा आविष्कार है मनुष्यों के लिए, एक बहुत बड़ा उपकरण है मनुष्यों के लिए। जैसे अग्नि का आविष्कार हुआ, यंत्र कला में पहिया का आविष्कार हुआ, राजनीति में वोट का आविष्कार हुआ, वैसे ही बिजनेस, व्यापार, अर्थ के क्षेत्र में मुद्रा का आविष्कार हुआ। जब तक मनुष्य उतना विकसित नहीं था, अकेले रहता था, गुफा में रहता था, पेड़ों पे रहता था, जरूरत पड़ी तो फल तोड़ के खा लिया या फिर कहीं भी लेट लिया, सो लिया, उसका सामूहिक जीवन नहीं था। तो जब तक उसका सामूहिक जीवन नहीं था तो उसके लेन देन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेन देन मतलब विनिमय की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज में रहने लगा, समूह में रहने लगा, परिवार और समाज बनने लगे, तो फिर वो क्या, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर क्या होने लगा, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। ये देखिए, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। ये श्रम विभाजन मतलब कि जो व्यक्ति जिस चीज में निपुण है वो वह कार्य करने लगा। कुछ लोग हथियार बनाने का काम करने लगे, कुछ लोग शिकार करने के लिए, कुछ लोग कृषि में, महिलाएं खाना बनाने में, कुछ लोग कपड़े के। तो धीरे धीरे विशिष्टीकरण बढ़ा और उसी के आधार पर श्रम विभाजन हो गया। तो इसके नाते क्या आया, अब लेन देन आया। जब विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन से लोग अतिरिक्त उत्पादन करने लगे। मतलब अगर हम एक ही काम कर रहे हैं, अगर मान लो मैं कपड़ा बनाने का काम कर रहा हूं तो मैं अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा कपड़ा बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अन्य चीजें खरीदनी है। तो मैं अपने कपड़े को दूसरे से देकर उनसे अनाज लूंगा या फल लूंगा या दूध लूंगा। तो इसीलिए जो है विनिमय की क्रिया शुरू हुई। और विनिमय में सबसे पहला क्या आया, वस्तु विनिमय प्रणाली आई। बार्टर सिस्टम इसको बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, कि एक वस्तु देके बदले में दूसरी वस्तु ले लिया गया। किंतु इस वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी समस्याएं होती थी, बहुत सी दिक्कतें आती थी। मुख्य दिक्कत क्या थी, एक तो दोहरा संयोग चाहिए आपको। ये देखिए, दोहरा संयोग की समस्या। दोहरा संयोग का मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए कि यक्ष वस्तु है, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो कम से कम यक्ष वस्तु ले ले और बदले में जो आपको चाहिए, मान लीजिए आपको वाई वस्तु चाहिए, तो वह आपको वाई वस्तु दे दे। मतलब एक तो जो आपके पास है वो वस्तु वो ले, दूसरे में जो आपको चाहिए वो वस्तु वह प्रदान करे। तो ये दोहरा संयोग कठिन होता है। फिर मान लीजिए कि आपको जो है ऐसा कोई व्यक्ति मिल भी गया कि जो आपकी यक्ष वस्तु के बदले वाई वस्तु आपको देने को तैयार भी हो जाए। तो फिर तय कैसे करेंगे कि एक यक्ष के बदले हमें कितना वाई देना है, या एक वाई के बदले जो है कितना यक्ष देना है। मतलब मूल्य का मापन कैसे करेंगे। तो ये भी बार्टर सिस्टम में समस्या थी। फिर एक विभाजन की समस्या बहुत थी बार्टर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी की। विभाजन की समस्या क्या है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज है, बड़ी चीज है, जिसे हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमें उसके बदले छोटी चीज चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है आपके पास मान लीजिए कि एक गाय है। अब गाय से है और आपको देना है बच्चे की फीस, तो अब गाय को टुकड़ों में काट के तो आप बच्चों को फीस दे नहीं सकते। तो फिर विभाजन की समस्या आ गई। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार
एक महत्वपूर्ण उपकरण जो आया इंसानों के हाथ में, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा, मनी। मुद्रा ने इन सारी समस्याओं को दूर कर दिया। अभी जब हम मुद्रा के कार्य पढ़ेंगे तो वहां ये सब सारी चीजें ध्यान से देखेंगे। तो मुद्रा आई और इसलिए आई कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी समस्याएं थी जिनको दूर करना था। तो मुद्रा जिस रूप में आज आप देख रहे हैं ऐसे सीधा नहीं आई। पहले वस्तुओं के रूप में ही मुद्रा का प्रयोग होता था, मतलब वस्तु को ही मुद्रा बना लिए, हड्डी को कोई मुद्रा बना लिया, या किसी खाल को मुद्रा बना लिया, या किसी चीज को मुद्रा बना लिया। फिर बाद में धातु मुद्रा आई, मेटल मनी, स्वर्ण की, चांदी की, धातु की मुद्रा आई। फिर बाद में पत्र मुद्रा आई। तो प्रश्न उठता है कि आखिर मुद्रा क्या है। अभी तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ। तो प्रश्न है कि आखिर मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुद्रा क्या है। तो इसके संबंध में अर्थशास्त्रियों ने, देखिए मुद्रा में सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि उसमें सर्व स्वीकारोक्ति होती है। सब उसको स्वीकार कर लेते हैं, सब उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उसमें खरीदने की क्षमता माने क्रय शक्ति होती है, जिसको और अच्छी भाषा में बोले तो तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, कि वो किसी भी रूप में आप चाहें तो उसे खर्च कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर उसकी परिभाषा दी जाती है। उसमें उस वर्ग में पहली परिभाषा जो दी गई है मुद्रा के बारे में वो है सर्व स्वीकारोक्ति की, कि अर्थात कोई भी चीज है जिसे सब लोग स्वीकार कर लें लेन देन के माध्यम के रूप में, तो वह मुद्रा हो जाएगी। तो इसमें जो अर्थशास्त्री हैं उसमें मार्शल है, रॉबर्टसन है, सेलिगमैन है, हैंसन है। इन लोगों ने कहा कि कोई भी चीज जो लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। मतलब अब आप समझिए, मार्शल ने कहा कि मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वस्तु तथा सेवाओं के भुगतान के रूप में और ऋणों को चुकाने के रूप में सबके द्वारा स्वीकार कर ली जाए। यही बात संक्षेप में यही बात संक्षेप में हैंसन ने कहा। हैंसन ने यही बात संक्षेप में कहा कि मुद्रा वही हो सकती है जो सर्व स्वीकारोक्ति है। हैंसन ने कहा कि मुद्रा क्या है, मुद्रा वही है जिसे सब लोग स्वीकार कर लें, सर्व स्वीकारोक्ति हो। वही बात सेलिगमैन ने कहा कि मुद्रा वह है जो सर्वग्राह्य है, सबके द्वारा स्वीकार है। तो लेकिन कोई भी चीज सिर्फ सबके द्वारा स्वीकार कर लेने से ही वह वैधानिक मुद्रा नहीं हो जाती। जैसे अभी आप देखिए, मान लीजिए चेक है, चेक सब लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन चेक पूर्ण मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो और भी उसके पहलू हैं, जैसे वैधानिकता है। तो इसमें अर्थशास्त्री आते हैं विलियम नैप और हॉट्रे। इन्होंने कहा कि ठीक है, मुद्रा वह है जिसको देश की जो मौद्रिक अथॉरिटी है, मतलब केंद्रीय बैंक है, अगर वह कह दे कि यह मुद्रा है, कोई चीज मुद्रा है, जिसको उसे वैधानिक मान्यता दे दे, तो वह मुद्रा हो सकती है। तो इसमें कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा है, यह परिभाषा दी विलियम नैप ने। कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा है, यह परिभाषा दिया नैप ने। लेकिन इसमें भी कमी है, क्योंकि सिर्फ एक ही पहलू को लिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का मार्क
राज्य के द्वारा घोषित मुद्रा तो थी, लेकिन लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया था। तो सिर्फ राज्य के द्वारा घोषित करने से बात नहीं बनेगी। तीसरी जो परिभाषा आती है वह है कार्यात्मक या वर्णनात्मक। कार्यात्मक या वर्णनात्मक, ये मुद्रा के कार्यों पर भर देती है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल या डेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ मनी। तो इसमें आते हैं हार्टले विदर्स, वाकर, सिंजरी। तो आपको याद करने में आसान होगा। वाकर ने क्या बोला कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का कार्य अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको। और ऐसे ही हार्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य, मतलब विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, मूल्य के संचय, स्थगित भुगतानों का आधार, इनको जो करे वह मुद्रा है। तो ये सभी परिभाषाएं एकांगी हैं। अगर हम इनको एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा वह है जो सर्वस्वीकारोक्ति जिसमें है, जो मुद्रा के कार्य भी कर रही है और जिसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, तो वह मुद्रा है। ये मुद्रा की एक व्यापक परिभाषा हुई जिसमें समावेशी दृष्टिकोण है, सारी चीजों को उसमें शामिल किया गया है। मुद्रा को हम एक दूसरे रूप में भी व्यक्त करते हैं कि संकुचित मुद्रा, व्यापक मुद्रा। जैसे अगर हम करेंसी और डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट लें, जिसको रिजर्व बैंक के दूसरे कार्यकारी समूह 1977 ने यमोन कहा है, तो यह संकुचित मुद्रा है क्योंकि यह भी मुद्रा का कार्य कर रहा है। जैसे एमोन बराबर करेंसी धन डिमांड डिपॉजिट धन अदर डिपॉजिट। करेंसी मतलब क्या है? सिक्के, नोट जो आपके ये हैं। मांग जमा क्या है कि आप बैंक से बहुत आसानी से चेक के माध्यम से, किसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये चीजें करेंसी और जो मांग जमा है ये संकुचित मुद्रा है, लेकिन ये तरलता के अंश के आधार पर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा तरल यही है, इसे आसानी से खर्च कर सकते हैं। वहीं अगर इसमें फिक्स जमा ले लें, अगर फिक्स डिपॉजिट ले लें, तो आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट को उतना आसानी से नहीं खर्च किया जा सकता जितना मांग जमा को खर्च किया जा सकता है। तो अगर वो चीज ले लें, मतलब इसी जिसको M3 बोलते हैं, M3 में क्या करें, ये यमोन तो ये शामिल रहेगा। M3 में क्या करेंगे, ये यमोन ये शामिल रहेगा, प्लस सहकारी संस्थाओं और बैंकों की सावधि जमाओं को, फिक्स डिपॉजिट्स को भी इसमें शामिल कर लेंगे, सावधि जमाओं को भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो यह व्यापक मुद्रा है क्योंकि जो बैंक जमाएं हैं वो भी तो मुद्रा का ही कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मुद्रा क्या है। ठीक है, थैंक यू।